स्टूडेंट्स इसमें एनरोल्ड होंगे। इनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका स्टैटिस्टिक्स का शायद बैकग्राउंड बिल्कुल ना हो, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको बिल्कुल बेसिक से लेके चलें ताकि स्टूडेंट के लिए किसी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। स्टूडेंट्स एक चीज़ जहन में रखिए कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सर आपकी नेचर आवाज़ में थोड़ी कम आ रही है। नेचर में मैथमेटिकल है। कुछ बेहतर हुई जी? जी सर ठीक है। जी सर। ओके, नेचर में ये सब्जेक्ट मैथमेटिकल है। मैथमेटिक्स के टूल हम इसमें यूज़ करेंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग है। आपके जहन में फौरी तौर पे ये चीज़ आ जानी चाहिए कि ये मुश्किल कतन नहीं है, आसान सब्जेक्ट है, और हम इंशाल्लाह इसको बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे ताकि आपके लिए किसी किस्म की उसमें प्रॉब्लम ना बने। आज का हमारा लेक्चर 1 घंटे का होगा। आप अपने साथ पेपर और पेंसिल ज़रूर रखिए। कल से आपको साथ कैलकुलेटर की भी ज़रूरत होगी। आपके जहन में जो सवाल उठेगा उसे आप अपने पास पेपर पे नोट कर लेंगे ताकि जहन से निकल ना जाए। फौरी तौर पे पूछने की बजाय लेक्चर के एंड पे जब मैं लेक्चर ख़त्म कर दूंगा तो मैं आपको चंद मिनट दूंगा ताकि आप अपने सवाल उसमें मुझसे पूछ सकें। यानी जिस वक्त मैं आपको अलाउ कर दूंगा तो आप 1 बाय 1 वो फिर मेरे साथ इंटरेक्शन के थ्रू उसको क्लियर कर सकेंगे। हमारे पास इसमें जो कोर्स कंटेंट्स मुझे मिले हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से वो मैं आपके साथ शेयर किए देता। ये हमारी कोर्स आउटलाइन होगी जी। इसको मेजर तौर पे हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो स्लाइड पे लेफ्ट साइड पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो सारे का सारा बेसिक्स है, और जो राइट साइड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है उसका ताल्लुक प्रोबेबिलिटी के साथ है। तो बेसिक्स में आज हम जो बात शुरू करने जा रहे हैं वो है स्टैटिस्टिक्स, उसकी डेफिनेशन, उसका स्कोप, फिर स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज़ किन किन लफ्ज़ों में किन किन मानों में आजकल इस्तेमाल हो रहा है, और इसका ओरिजिन क्या है, ये वर्ड आया कहाँ से, और फिर उसके बाद हम साथ ही ब्रांचेस की भी आज ही बात करेंगे कि इसकी मेजर कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो आज का लेक्चर ज़्यादातर थ्योरेटिकल ही होगा। आप उसमें की पॉइंट्स जो हैं वो अपने पास नोट कर सकते हैं। स्लाइड्स में आपको की पॉइंट्स नज़र आएंगे, लेकिन साथ में उसको डिस्क्राइब करता जाऊंगा। तो ये कंटेंट्स आपके पास मौजूद होंगे और हम इनके मुताबिक आगे चलते रहेंगे। जो बुक्स हम फॉलो करेंगे, ये एक मशहूर बुक है वालपोल की, उसमें से ज़्यादा मटेरियल हम लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैंने अपने तौर पे कुछ और बुक्स भी कंसिडर किए हैं। ये चीज़ जहन में रखते हुए कि ये बुक्स ज़रा एडवांस्ड लेवल की हैं, ख़ास तौर पे ये जो वालपोल की बुक है इसमें स्टैटिस्टिक्स की टर्मिनोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, तो मैंने कुछ मटेरियल फिर दूसरी बुक से भी लिया है ताकि आपको इसमें किसी किस्म का इशू ना हो। स्टार्ट करते हैं जी स्टैटिस्टिक्स से रेलेवेंट बात। तो मैंने इसमें लिखा स्कोप के एतबार से कि स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस वेरी वेल रिकग्नाइज्ड है सारे के सारे डिसिप्लिन में। एक ज़माने में स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट सिर्फ कॉलेज लेवल पे या डिग्री लेवल पे ही होता था, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे,
अब इसकी इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए आपने देखा होगा मैट्रिकुलेट लेवल पे, इवन मैट्रिकुलेट लेवल से नीचे भी जो आपके सिलेबस हैं मैथमेटिक्स वगैरह के, उसमें स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा पोर्शन शामिल कर दिया गया है। सर उसकी आपकी रीज़न आवाज यही फिर है। कम हो गई है। जी, मैं ज़रा ऊंची बोलने की कोशिश करता हूँ। उसकी वजह यही है कि जिस तरह से उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, उसी अंदाज के साथ हम उसको साथ साथ लोअर लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाते जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रहा है। उसमें इंडस्ट्री शामिल है, उसमें कॉमर्स शामिल है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है, मेडिसिन है, फिर प्लानिंग है। तो इनमें किस तरह से इस्तेमाल होती है? मसलन एक शख्स इंडस्ट्री लगाना चाहता है कोई, वो जाहिर है सर्वे कंडक्ट करेगा, फिर उसके बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएगा और उसके बाद काम शुरू होगा। उसके कंपैटिबल कोई इंडस्ट्री जो ऑलरेडी चल रही है, उसमें प्रोडक्शन हो रही है, उसकी कास्ट, उसका प्रॉफिट, उसकी प्राइस, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ओनर को ये एवेल्युएट करना होगा सबसे पहले कि मैं अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ तो मैं उस पर कितने एक्सपेंडिचर कर सकता हूँ, और मैं उसको उसकी इनिशियल प्राइस क्या रखूँगा ताकि वो मार्केट में कंपेटिबल हो। ये सारे का सारा काम डाटा के थ्रू, सर्वे के थ्रू किया जाएगा और उसको स्टैटिस्टिक्स डील करेगी। कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, याद रखिए जहाँ कहीं भी हमारा कंसर्न डेटा के साथ होगा, statistics is the only subject which help you to analyze the data and make the interpretation and give some conclusion and make some decision. इसी तरह एजुकेशन के फील्ड में किसी भी किस्म की हम प्लानिंग करना चाहते हैं, हमें अगर पता होगा आज से 10 साल बाद हमारे पास स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों की तादाद कितनी होगी, प्रेप में या 1 में या नर्सरी में, तो हम उसके अकॉर्डिंगली अभी से प्लानिंग कर सकेंगे। अगर हमें ये आइडिया नहीं होगा तो फिर एन मौके पे हम ये चीज़ें सारी की सारी फौरी तौर पे नहीं कर पाएंगे। एग्रीकल्चर के फील्ड में ये जितनी आप रिसर्च देख रहे हैं, किसी भी किस्म की नई वैरायटी रिसर्च इंस्टीट्यूट या एग्रीकल्चर से रेलेवेंट कोई इदारा इंट्रोड्यूस करवाता है, तो उसके बिहाइंड एक सर्वे होता है या उसके बिहाइंड एक स्टडी होती है, वहाँ से डेटा हमारे सामने आता है और फिर हम उस नई प्रोडक्ट का या नई वैरायटी का पुरानी वैरायटीज़ के साथ कंपैरिजन करके, स्टडी करके, हम इसको डिटेल से जाके पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में, फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये वैरायटी अगर दूसरी वैरायटीज़ से बेहतर है तो फिर हम उसे लॉन्च करते हैं। अगर समझते हैं कि ये बेहतर नहीं है तो फिर उसे लॉन्च नहीं करते, नंबर 1। और नंबर 2, फिर ये भी देखा जाता है कि अगर ये बेहतर है तो किस एतबार से। अगर ये प्रोडक्शन ज़्यादा दे रही है तो पानी की तो ज़्यादा डिमांड नहीं कर रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पे पेस्टिसाइड्स हमें ज़्यादा यूज़ करनी पड़ रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्सपेंडिचर दूसरियों की निस्बत इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन होने के बावजूद ये हमें लॉस में ले जाती है। ये सारी की सारी डिसीजन मेकिंग कहाँ से होगी? रिसर्च बेस्ड होगी, डेटा बेस्ड होगी और स्टैटिस्टिक्स उसको डील करेगा। बायोलॉजी के फील्ड में जितनी रिसर्च हो रही है, जितनी आपकी टेस्टिंग हो रही है, सैंपल बेस्ड है, कैलकुलेशन बेस्ड है सारी की सारी। मेडिसिन की फील्ड में जब हम किसी किस्म की कोई कंपनी कोई मेडिसिन इंट्रोड्यूस करवाती है तो ऑलरेडी फील्ड में मेडिसिन मौजूद होते हैं। मसलन फ़र्ज़ कर लें एक कंपनी ने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए एक मेडिसिन जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई, तो वो पुरानी मेडिसिन जो ऑलरेडी चल रही हैं उनके साथ उसका कंपैरिजन करके फिर वो उसके प्लस पॉइंट अगर उसके अंदर होंगे तो फिर वो उसको लॉन्च करेंगे।
और फिर लोगों को बताएंगे कि ये आप क्यों यूज़ करें, इसमें आपको हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं, और ये काम करने के लिए डॉक्टर्स को सैंपल प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो उसको चेक कर सकें। तो जितनी भी आपके पास प्लानिंग हो रही है किसी भी फील्ड में हो, वो ज़ाहिर है डेटा बेस्ड होती है, और स्टैटिस्टिक्स वाहिद सब्जेक्ट है जो डेटा को डील करता है। तो स्टैटिस्टिक्स का वर्ड आया कहाँ से? एक लैटिन वर्ड है स्टैटिस, STATUS, स्टेटस। इसी तरह एक इटालियन वर्ड है स्टैटिस्टा, STATISTA। फिर एक जर्मन वर्ड है स्टैटिस्टिक, ये सी के साथ नहीं है बल्कि इसकी स्पेलिंग है STATISTIK। और फिर एक फ्रेंच का वर्ड है स्टैटिस्टिक, STATISTIQUE। ये चारों लफ्ज जो हैं उनके मीनिंग्स वो नहीं है जो स्टैटिस्टिक्स के आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ओरिजिन ये बना है, यहाँ से इसका लफ्ज जो था वो ओरिजिनेट हुआ। तो इन चारों लफ्जों के मानी थोड़े डिफरेंट थे, अप टू सम एक्सटेंट इसके मीनिंग्स पॉलिटिकल स्टेट के हैं या पॉलिटिकल स्टेट से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के हैं। आजकल स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज इन लफ्जों में इस्तेमाल नहीं हो रहा। स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग्स आजकल क्या लिए जा रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज एज ए सिंगुलर भी यूज होता है और एज ए प्लूरल भी। आप जानते हैं स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज जो है एंड पे एस लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैथमेटिक्स के एंड पे एस लिखा हुआ है। तो हर लफ्ज जिसके एंड पे एस लिखा हो इट डज नॉट मीन कि ये प्लूरल है, वो सिंगुलर भी हो सकता है। जैसे मैथमेटिक्स, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि एक सिंगुलर है। फिजिक्स बज़ाहिर एंड पे एस लिखा हुआ है लेकिन सिंगुलर है। लेकिन बाज़ जगह पे स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज प्लूरल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो आजकल दो जगहों पे स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज एज ए प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है और एक जगह पे एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है। मैं पहले बात करता हूं जहां स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज प्लूरल के सेंस में इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं डेटा प्लूरल है, और ये किसका प्लूरल है? ये स्टैटम का प्लूरल है। स्टैटम हम एक एंट्री को कहते हैं जो हमें वेरिएबल से मिलती है, और डेटम और डेटा हम कहते हैं एक से ज़्यादा एंट्रीज हमने अगर इकट्ठी एक वेरिएबल की या रेलेवेंट एंट्रीज एक जगह लिख ली हो तो हम उसे डेटा का नाम दे देते हैं। तो डेटम सिंगुलर हुआ और डेटा उसका प्लूरल हुआ। डेटम क्या है? किसी भी वेरिएबल की कोई एक वैल्यू। जैसे हम कहें जी हमारे पास वेरिएबल है मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अब एक क्लास में 12 स्टूडेंट्स हैं, तो एक स्टूडेंट के मार्क्स अगर एक जगह लिख दिए जाएं, फर्ज कर लें वो है 63, तो हम इसको कहेंगे कि ये डेटम है। वेरिएबल क्या था? मार्क्स, उसकी एक एंट्री क्या हुई? 62, तो 62 इज अ डेटम। अगर हम एक की बजाय सारे के सारे 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स एक जगह लिख दें तो फिर हम उसे डेटम की बजाय क्या कहेंगे? डेटा। और मैं बोलते हुए कहूंगा दिस इज द डेटा ऑफ मार्क्स ऑफ माई क्लास। कोई शख्स कह सकता है these are the statistics of marks of my class। मैं रिपीट करता हूं, मैं कह रहा हूं these are the data of marks of my class, तो उसकी बजाय ये भी कहा जा सकता है these are the statistics of marks of my class। In simple words we can say here the word statistics is used at the place of data only। सिर्फ डेटा कहने की बजाय हमने स्टैटिस्टिक्स कह दिया, तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज जो है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, डेटा के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ये उसकी प्लूरल फॉर्म हुई, चूंकि डेटा प्लूरल है लिहाजा इसलिए यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स भी प्लूरल के तौर पे यूज हुआ। प्लूरल के तौर पे तीसरी नंबर पे लिखी जाने वाली दूसरी डेफिनेशन है, मैं उसकी तरफ पहले आता हूं। मैंने कहा एज अ प्लूरल ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक्स, तो एक वैल्यू है
एक न्यूमेरिक वैल्यू है, उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। वो क्या होती है? वो हमारे पास सैंपल से आती है। आप जानते हैं एक टोटलिटी होती है और एक उसका हिस्सा होता है। हम फील्ड में काम करते हुए टोटलिटी को यूजुअली स्टडी नहीं करते, बल्कि उसका एक हिस्सा स्टडी करते हैं। रीज़न बहुत सी होती हैं। हम टाइम बचाना चाहते हैं, हम थोड़े पैसे स्पेंड करना चाहते हैं, हमें रिजल्ट लेने की जल्दी होती है। जब बहुत सिचुएशन ऐसी भी होती हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट के दौरान फाइनेंशियल लॉस बड़ा होता है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। ऐसी सूरत में फिर हम सैंपल लेते हैं और कोशिश भी ये करते हैं कि सैंपल साइज हम मिनिमम रखें, थोड़े से थोड़ा रखें, ताकि हमें कम से कम लॉस बियर करना पड़े। और जितना सैंपल साइज छोटा होगा उतना उसको स्टडी करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए हमें थोड़ा वक्त दरकार होगा। तो एक वैल्यू सैंपल से जो लेंगे उसको हम स्टैटिस्टिक कह रहे हैं। और अगर हम सैंपल से एक से ज्यादा वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मसलन मैंने सैंपल से मीन कैलकुलेट कर लिया, उसके लिए हम एक्स बार की नोटेशन यूज करेंगे। उसकी वैल्यू से मेरे पास आ गई 60। अब उसके साथ साथ अगर मीन के साथ साथ मैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसी सैंपल का ले लूं और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाए 3, हम कहेंगे दीज आर द स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक का प्लूरल हुआ। और यहाँ स्टैटिस्टिक से मुराद कोई भी मेजर है, कोई भी वैल्यू है, कोई भी करेक्टरिस्टिक है जो हमने सैंपल से लिया हो। और सैंपल कहाँ से लेते हैं हम? पॉपुलेशन से। तो स्टैटिस्टिक की बेस पे, यानी सैंपल से ली गई इंफॉर्मेशन की बेस पे फिर हम पॉपुलेशन के लिए किसी किस्म का कोई डिसीजन करते हैं। ये चीज़ जहन में रहे कि इंफॉर्मेशन हमें सैंपल से मिलती है, उसको एनालाइज करके हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आती हैं, और उन स्टैटिस्टिक्स की बेस पे फिर हम पॉपुलेशन के बारे में किसी किस्म का कोई डिसीजन करते हैं, कोई इन्फ्रेंस ड्रा करते हैं, कोई एस्टिमेशन करते हैं, कोई फोरकास्टिंग करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ अहम है वो है कि सैंपल इज द बेस, बट रिजल्ट इज जनरलाइज्ड ऑन द पॉपुलेशन। रिजल्ट सैंपल ने देना है, उसको फिर हमने स्टडी करने के बाद, मुख्तलिफ क्राइटेरिया में से गुजारने के बाद, फिर उसको हमने पॉपुलेशन पे जनरलाइज करना होता है। पॉपुलेशन पे उसको एज इट इज जनरलाइज नहीं कर दिया जाता। हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में जाके, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जाके इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि सैंपल से लिए गए रिजल्ट को पॉपुलेशन पे एज इट इज जनरलाइज क्यों नहीं किया जाता। और अगर उसको असेस करने के बाद हमने पॉपुलेशन पे जनरलाइज करना होता है, तो असेसमेंट के प्रोसेस के दौरान हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है जिसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमने इसको जनरलाइज करना है या इसको जनरलाइज नहीं करना। तो दो मीनिंग हो गए जी प्लूरल सेंस में। एक हुआ जस्ट डाटा की जगह पे हमने कह दिया स्टैटिस्टिक्स, और दूसरा हुआ स्टैटिस्टिक की जमा जो है वो स्टैटिस्टिक्स है, और स्टैटिस्टिक कोई भी एक न्यूमेरिक मेजर है जो हमने सैंपल से लिया है। अब हम आते हैं तीसरे मीनिंग की तरफ। वो उसके मीनिंग है एज ए सब्जेक्ट, जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर फॉर्म है ये उसकी। स्टैटिस्टिक्स एक लफ्ज है, एक सब्जेक्ट का नाम है। सो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज सिंगुलर साइंस में यूज हुआ जी, सिंगुलर सेंस में। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस। इस पे भी हम बात करेंगे कि साइंस हम इसको क्यों कह रहे हैं। ऑफ सिस्टमैटिक कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। और उसका पर्पस है टू ड्रा कंक्लूजन एंड टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन। लेकिन बेस किसको बना रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल डाटा। अभी मैंने पहले भी बात की कि बेस होगी सैंपल डाटा, जनरलाइज करेंगे पॉपुलेशन पे। और सैंपल डाटा जो हमारे पास आएगा हम उसे किस किस प्रोसेस में से गुजारेंगे? सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स उसकी सिस्टमैटिक कलेक्शन करेगी, डाटा कलेक्शन करेगी। डाटा की जो सबसे पहले शेप हमारे सामने आएगी, जिसे हम यूजुअली प्राइमरी डाटा का नाम देते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, किसी किस्म का कोई रिदम नहीं होता, किसी किस्म की कोई सिमेट्री नहीं होती।
वो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में होता है, बहुत बड़े साइज में होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको किसी तरह से समराइज्ड फॉर्म में लेके आए, भले उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन जो गैर ज़रूरी है वो हिडन भी हो जाए, लेकिन हमारे पास वो समराइज्ड फॉर्म में मौजूद हो। तो उसको हम खूबसूरत अंदाज के साथ फिर प्रेजेंट करते हैं कलेक्शन के बाद। तो प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास फिर कई एक तरीके होते हैं, उन पे हम बात करेंगे बाद में कि प्रेजेंटेशन के हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। डेटा की प्रेजेंटेशन के बाद फिर उसको एनालाइज किया जाएगा। एनालिसिस के लिए हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में मुख्तलिफ टेक्निक्स मौजूद होती हैं। जिस नौइयत का, जिस एतबार का डेटा होता है, उस एतबार की हम उस पे स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाते हैं। और ये बहुत अहम फेज होती है, ये डिसाइड करना कि इस डेटा पे हमने कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करनी है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करने के बाद वहां से हमारे पास सैंपल का डेटा है, तो स्टैटिस्टिक्स आएंगी, उनको फिर हम इंटरप्रेट करते हैं, उनको हम कंक्लूड करते हैं, और फिर हम डिसीजन करते हैं रिगार्डिंग द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में किसी भी किस्म का जो डिसीजन हमने करना है, पॉपुलेशन हम होल को कहते हैं, मजमूए को कहते हैं, जिसमें से हमने वो सैंपल लिया है। मसलन अगर हम अपने कॉलेज की बात करें, हम किसी किस्म की स्टडी अपने कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स पे करना चाहें, तो सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है वो पॉपुलेशन का हिस्सा होंगे। पॉपुलेशन वो कहलाएगी जो सारे कॉलेज के स्टूडेंट है। वो तो तादाद तो मे बी 5000 हो। तो हम 5000 को स्टडी करना, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब। तो हम अगर 5000 में से कोई 3% या 4% सैंपल सेलेक्ट कर लें, वो सैंपल किस तरह से सिलेक्ट किया जाएगा, उसके लिए सैम्पलिंग टेक्निक्स मौजूद हैं। उस टॉपिक में जाके हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक लगाते हुए हम टोटल पॉपुलेशन में से फ़र्ज़ कर लें 3% सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने पहले डिसाइड कर लिया कि जी 5000 का 3% क्या बना। वो 3% हमने अपनी मर्जी से सिलेक्ट नहीं करने, 5000 में से रैंडमली सिलेक्ट करने हैं। रैंडमाइजेशन का हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया मौजूद होते हैं। हमने रैंडमली 5000 में से 3% सिलेक्ट कर लिए, वो जितने भी बने। अब हम उन स्टूडेंट्स से वो इन्फॉर्मेशन ले लेंगे जिसके बारे में हम कोई स्टडी करना चाहते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो हमने सिलेक्ट किए हैं वो सैंपल कहलाएंगे, और पूरे कॉलेज के जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो पॉपुलेशन कहलाएंगे। पर्पस था पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में किसी किस्म की स्टडी करना, उनके बारे में कोई कंक्लूजन देना, उनके बारे में कोई डिसीजन करना। लेकिन हमने बेस किसको बनाया? पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को नहीं, बल्कि उनमें से रैंडमली सिलेक्ट किए हुए चंद एक स्टूडेंट्स को, जिनको हमने सैंपल का नाम दिया। तो ये चीज यहाँ पे वाज़ेह हो रही है कि सैंपल डेटा की बेस पे हम रिजल्ट्स लेते हैं, फिर उन रिजल्ट्स को हम जनरलाइज करते हैं पॉपुलेशन पे। और उसको जनरलाइज करने से पहले हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम उसकी टेस्टिंग करते हैं कि जो काम हमने किया हुआ है ये रिलायबल है, इसको टोटल पे जनरलाइज किया जा सकता है या जनरलाइज नहीं किया जा सकता। तो स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है। वो क्या क्या काम करती है? सिस्टमैटिक कलेक्शन करती है। किसकी? डेटा की। वो डेटा कहाँ से आता है? सैंपल से। सैंपल कैसे सिलेक्ट किया जाता है? ये भी स्टैटिस्टिक्स ने ही करना है। फिर उस डेटा की प्रेजेंटेशन है समराइज्ड फॉर्म में। फिर उस डेटा पे किसी किस्म की स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगा के उसको एनालाइज करना है, और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन है और कंक्लूजन है, और उसकी बेस पे फिर डिसीजन मेकिंग होगी। तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन यहाँ पे 3 मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुई। आपसे अगर पूछा जाए कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन एज ए सब्जेक्ट क्या है, तो वो सेंटर वाली है जिसमें हम कह रहे हैं इन द सिंगुलर फॉर्म। अगर आपसे पूछा जाए कि आजकल स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग क्या है, तो फिर आप कहेंगे कि आजकल स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज़ इन 3 मीनिंग्स में इस्तेमाल हो रहा है। 2 में इसका लफ्ज़ जो है वो एज अ प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है, और एक में एज अ सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है। मैंने जिन स्टूडेंट्स को अनम्यूट किया है, ज़रा मुझे फीडबैक देंगे। आपको आवाज़ ठीक आ रही? जीशान, आपको आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? जीशान अहमद, यस मुझे सर, सुन रहे हैं? यस सर, ठीक आ रही है।
ओके, हम चलते हैं जी फर्दर। फिर हमने बात की कि वर्ड स्टैटिस्टिक्स जो है उसके ज़िम्मे कौन कौन से काम हैं। ये एक साइंटिफिक मेथड है। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने साइंटिफिक मेथड की बात की, तो स्टैटिस्टिक्स को हम साइंस कह रहे हैं। आप लास्ट स्लाइड में देखिए, मैंने इसको साइंस लिखा है। मैं दोबारा शो करता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इसको साइंस क्यों कह रहे हैं। तो इसको साइंस कहने की ये रीजन है जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको शो कर रहा हूँ स्टेप्स की शक्ल में। स्टैटिस्टिक्स करती क्या है? डेटा को कलेक्ट करती है, उसे ऑर्गेनाइज करती है, समराइज करती है, फिर उसको प्रेजेंट भी करती है, एनालाइज भी करती है, और फिर कंक्लूजन दिया जाता है। आपने एक स्टेज पे पढ़ा था साइंटिफिक मेथड मैट्रिकुलेट लेवल पे, जरा उसको रिकॉल करें तो वहां आपने उर्दू मीडियम में पढ़ाया जाता था साइंसी तरीकाकार, और इंग्लिश मीडियम में था वो साइंटिफिक मेथड। उसके 4 स्टेप्स थे, जिनमें सबसे पहला स्टेप था ऑब्जर्वेशन, या जिसे हम मुशाहिदा का नाम देते थे उर्दू मीडियम में। तो दूसरा उसमें था हाइपोथेसिस या मफरूजा। तीसरा उसमें था फिर रिजल्ट या नतीजा। तीसरा था उसका एनालिसिस, तजर्बा, और चौथा था रिजल्ट या नतीजा। तो ये चारों स्टेप्स स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में जो बताए गए हैं आपको, ये चारों स्टेप्स वही हैं। जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो साथ साथ बाज़ जगह पे हम चीज़ पूछ के लिखते हैं, बाज़ जगह पे मेजर करके लिखते हैं, बाज़ जगह पे ऑब्जर्व करके लिखते हैं। तो वो जो डाटा कलेक्शन हमारे पास हो रही होती है वो असल में ऑब्जर्वेशन है। और जब ऑब्जर्वेशन हमारे पास सामने आ जाती है, डाटा हमारे पास सामने आ जाता है, तो फौरी तौर पे हमारे जहन में किसी किस्म का कोई मफरूज़ा बन जाता है। मसलन फ़र्ज़ कर लें आपके मार्क्स मेरे सामने आ जाएं, तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन ले गए हैं, या ज़्यादातर स्टूडेंट्स का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो ये तो 12 स्टूडेंट्स का डेटा है। अगर हमारे पास इस तरह से 1200 स्टूडेंट्स का डेटा हो, तो भी हम किसी किस्म का मफरूज़ा डाटा को एक नज़र देखते हुए कायम कर लेंगे। और फिर हम डाटा को रेंज करने के बाद उसका जब एनालिसिस करेंगे, तो फिर हमारे पास उसकी एवरेज आ जाएगी। हमें पता चल जाएगा ग्रेड वाइज कितने बच्चे ऐसे हैं जो ए ग्रेड में पढ़े हैं, कितने ऐसे हैं जो बी ग्रेड ले रहे हैं, एंड सो ऑन। तो उसको जब हम एनालाइज करेंगे, तो फिर हमारा जो मफरूज़ा हमने बनाया था, जो हाइपोथेसिस हमने बनाया था, उसको हम एक्सेप्ट कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे साइंसेस में एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने जो मफरूज़ा या हाइपोथेसिस बनाया होता था, हमने उसको रिजेक्ट करना होता था या एक्सेप्ट करना होता था। तो स्टैटिस्टिक्स को हम साइंस यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि ये चारों वही स्टेप्स हैं जो हमने वहाँ पे डिस्क्राइब किए थे। तो उसकी रीज़न जो है वो क्लियर हो गई कि स्टैटिस्टिक्स साइंस क्यों है। स्टैटिस्टिक्स के ज़िम्मे काम कौन कौन से हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर ऑर्गेनाइज करना उसको, फिर उसको समराइज करना, फिर उससे प्रेजेंट करना, फिर उसको एनालाइज करना, और फिर कंक्लूजन देना कि जिस सैंपल से हमने ये डेटा लिया है, हमने उसको एनालाइज करने के बाद उस पॉपुलेशन से जिसमें से ये सैंपल लिया गया था, उससे फिर हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं या जनरलाइज नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिक्स एज ए डेटा जो है उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें मैंने लिखा कि ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है। फैक्ट्स का मजमुआ है तो स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट जब डील करेगी तो वो डेटा को डील करेगी, उसने डेटम को डील नहीं करना, एक सिंगल एंट्री को डील नहीं करना। अगर मेरे पास जस्ट एक फिगर हो 12 स्टूडेंट्स में से, मेरे पास है कि जी एक स्टूडेंट ने 62 नंबर लिए हैं, तो मैं वहां से क्लास के बारे में किसी किस्म की कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। क्लास के बारे में डिसीजन मेकिंग तभी होगी अगर मेरे पास पूरी क्लास के मार्क्स मौजूद हों या कम से कम मेजॉरिटी के मार्क्स मौजूद हों। तो स्टैटिस्टिक्स ने जब डील करना है तो वो डेटा को डील करेगी, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को डील करेगी। फिर है जो डेटा का
डेटा जब इफेक्ट होता है ना, डेटा में हमारे पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे मैंने मार्क्स की आपको एग्जांपल दी, किसी स्टूडेंट के मार्क्स बहुत अच्छे होंगे, किसी के मार्क्स कम होंगे। तो मार्क्स बहुत अच्छे या बहुत कम होने के बिहाइंड बहुत सी काजेज होंगी, एक काज नहीं होगी। मसलन सबसे पहली काज तो मेरे नज़दीक उसमें ये होगी कि टीचर की परफॉर्मेंस कैसी है। फिर दूसरी काज होगी कि स्टूडेंट ने उसको कितना सीरियसली लिया है, उसने खुद उस पर कितना काम किया है, उसकी क्लास में रेगुलरिटी कितनी रही है, उसने सारी क्लासेस अटेंड की हैं या क्लासेस स्किप की हैं। फिर ये कि जो मटेरियल स्टूडेंट को दिया जाता रहा, जो असाइनमेंट उसको मिलती रही, वो उसको अपने तौर पे अच्छे अंदाज के साथ करते रहे या करते रहे। फिर स्टूडेंट ने कोई एक्स्ट्रा स्टडी की है या नहीं की। एक स्टूडेंट सिर्फ मेरी पढ़ाई हुई क्लास पे डिपेंड करता है, और एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा बुक्स की उससे रेलेवेंट टॉपिक दूसरी बुक्स में ढूंढ के वहां से स्टडी भी करता है। तो बहुत सी काजेज होंगी। फिर आईक्यू ऑफ द स्टूडेंट है। तो डेटा को इफेक्ट करने वाली एक दो नहीं, बहुत सारी काजेज होंगी जो डेटा को इफेक्ट करती हैं। और फिर मैंने लिखा स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाने से पहले हमें डाटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में लेके आना होता है। बास जगह पे डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं भी होता, जहाँ फैक्ट्स होते हैं, जहाँ हमारा कंसर्न क्वालिटेटिव वेरिएबल के साथ होता है। जैसे हम जेंडर की बात करें, जैसे हम रिलीजन की बात करें, जैसे हम हेयर कलर की या आई कलर की बात करें, तो इनको न्यूमेरिकली हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो हम इसके लिए किसी किस्म की कोई कोडिंग कर लेंगे। मसलन हमने 01 कोड दे दिया मेल के लिए, तो फीमेल के लिए कोड दे दिया 02। जैसे हमने, आप जानते हैं, टेलीफोन के लिए डिफरेंट सिटीज़ को डिफरेंट कोड दिए हुए हैं। 041 से मुराद कोई एक सिटी है, 051 से मुराद कोई एक सिटी है, 021 से मुराद कोई एक सिटी है। तो वहां पे सिटी का नाम चूंकि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं होता, तो उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करने के लिए हम उसकी कोडिंग करते हैं। जाहिर है, जब कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में एक नंबर डायल होता है तो उसका कोड बताएगा कि 021 से मुराद कौन सा सिटी है। तो वहां पे सिटी का लफ्ज अगर लिखा हुआ होगा तो फिर डेटाबेस उसको समझ नहीं पाएगा, लिहाजा उसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं ताकि उसको फिर वो हैंडल किया जा सके। तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में होगा, हम उसको किसी एनालिसिस में ले जाने के लिए उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करेंगे। पहले उसकी किसी किस्म की कोई कोडिंग करेंगे और फिर उसको एनालिसिस में लेके जाएंगे। Statistics are enumerated and estimated according to reasonable standard of accuracy. आप जानते हैं स्टैटिस्टिक्स में, डेटा कलेक्शन में हमारा ताल्लुक मेजर्ड वेरिएबल्स के साथ भी होगा। जैसे मार्क्स तो आपने मुझे बता दिए, मैंने नोट कर लिए, लेकिन अगर हम आपकी हाइट की बात करें तो फिर आपकी हाइट हमें मेजर करनी पड़ेगी। आपके वेट की बात करें तो हमें वो मेजर करना होगा। हम पेशेंट के टेम्परेचर की बात करें, हमें मेजर करना होगा। हम पेशेंट के ब्लड प्रेशर की बात करें, हमें वो मेजर करना होगा। तो उसको मेजर करने में एक्यूरेसी के स्टैंडर्ड मौजूद होते हैं, उनको मद्देनजर रखा जाता है। मसलन एक्यूरेसी के स्टैंडर्ड से मुराद है, अगर आपकी हाइट लिखनी है, एक स्टूडेंट कहे कि मेरी हाइट है 70 इंचेस, इट डज नॉट मीन ही इज एग्जैक्टली 70.000 इंचेस। तो ये 70 एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। मेजर्ड वैल्यू में जहां भी हमारा मेजर्ड वैल्यू हम जहां से भी लेंगे वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, वो एग्जैक्ट नहीं हो सकती। तो ये तो नहीं होता कि 70 के बाद एकदम हाइट जो है वो 71 पे चली गई, इसने ग्रेजुअली इंक्रीज होकर 71 पे जाना है। लेकिन लिखने में हम किसी की हाइट 70 लिखते हैं तो किसी की 71 लिखते हैं, हम किसी की हाइट 70.003 इंचेस नहीं लिखते। तो वो स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होते हैं जिनको हमने सामने रखते हुए ये मेजर वैल्यू जो है वो लेनी होती है। जहां भी हमारा कंसर्न मेजरेबल वैल्यू के साथ, मेजरेबल वेरिएबल के साथ होगा, वहाँ इन स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी को सामने रखा जाएगा ताकि हमारे पास जो रिजल्ट आए वो फिर मिसलीडिंग ना हो। फिर है जी, डेटा आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ डेटा को कलेक्ट किया जाता है।
एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी के तहत डाटा को कलेक्ट किया जाता है ताकि कोई वैल्यू स्किप ना होने पाए और कोई वैल्यू रिपीट भी ना होने पाए। मसलन मैं अगर इन स्टूडेंट्स के मार्क्स का डाटा लेना चाहूँ तो कोई तरीका होगा ना, मैं एक साइड से शुरू करूंगा, एक एक बच्चे से पूछ के उसके मार्क्स लिखता जाऊंगा। अगर क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं 15 तो मेरे पास 15 ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए। अगर 15 की बजाय वो 17 हो गई हैं तो इसका मतलब है कुछ रिपीट हो गई है, और अगर 15 की बजाय वो 12 है तो इसका मतलब है कुछ स्टूडेंट्स को हमने स्किप कर दिया। तो इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए हमें एक सिस्टमेटिक मैनर के तहत डेटा जो है वो कलेक्ट करना होगा। डेटा जिस वक्त हम कलेक्ट करते हैं उसके बिहाइंड कोई पर्पस होता है, हमारा जहन में कुछ चीज़ होती है जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, और उसको कंप्लीट करने के लिए फिर हम डेटा कलेक्शन करते हैं। मसलन अगर मैं स्टूडेंट से इनके मार्क्स पूछ रहा हूँ तो मेरे जहन में एक स्केच है कि मैं जान सकूं कि मेरी इस क्लास का ओवरऑल रिजल्ट कैसा आया है। मेरे जहन में एक सवाल है, मैं जान सकूं कि यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट आया है उसमें मेरे सब्जेक्ट में मेरे किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पोजीशन ली है या नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी क्लास का कोई स्टूडेंट जो है वो बहुत वीक ग्रेड में पास हुआ है। इन सारे के सारे सवालों के जवाब मुझे डेटा कलेक्ट होने के बाद ही मिलेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे जहन में एक स्केच है जिसको फुलफिल करने के लिए, जिसका आंसर लेने के लिए, जिस सवाल को चेक करने के लिए मैं डेटा की कलेक्शन कर रहा हूँ। तो डेटा कलेक्ट करने से पहले हमारे जहन में कोई पर्पस होता है, उस पर्पस को मद्देनजर रखते हुए हम डेटा कलेक्ट करते हैं ताकि हमें उसके फिर आंसर्स मिल सकें। फिर स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी कंपेरेबल टू ईच अदर। अब अगर 15 स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो 100 मार्क्स में से है और किसी और यूनिवर्सिटी का 20 स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो 75 मार्क्स में से है, तो 100 में से 60 और 75 में से 60 ये कंपेरेबल नहीं है। ये कंपेरेबल उस वक्त होंगे जब हम टोटल उनका सेम करेंगे। हमें उसके कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 75 में से अगर एक स्टूडेंट ने 60 लिए हैं तो उसके 100 में से कितने बने। तो हम उसको कंपेरेबल बनाएंगे कंपैरिजन करने से पहले। अगर हम कंपैरिजन करने से पहले उनको कंपेरेबल नहीं बनाते तो फिर हमें मिसलीडिंग रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की ब्रांचेस की। जी, स्टैटिस्टिक्स की वैसे तो बहुत सी ब्रांचेस बन जाती हैं, लेकिन मेजर तौर पे हम उसकी दो ब्रांचेस बनाते हैं जिनको हम नाम देते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा के डिफरेंट पैरामीटर्स को डिस्क्राइब करते हैं। जो मौजूद होता है हमारे पास डेटा, उसको हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। जबकि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम जो हमारे पास डेटा मौजूद है उसको यूज करते हुए पॉपुलेशन के बारे में किसी किस्म की डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स स्टैट की एक ऐसी ब्रांच है जो डेटा को डिफरेंट एंगल्स के साथ डिस्क्राइब करती है। हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डील्स with concepts and methods concerned with summarization and description of important aspects of the numerical data। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो हमारे पास डेटा मौजूद है उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम हाईलाइट करते हैं। उसको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करने के बाद फिर हम उस डेटा को पहचानने की कोशिश करते हैं। आप में से कुछ लोगों को शायद आइडिया हो, एक जमाने में बड़ा मशहूर प्रोग्राम आता था कसौटी के नाम से।
थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। उसमें प्रोसीजर ये होता था कि एक साहब तशरीफ फरमा होते थे, वो ऑडियंस को चैलेंज करते थे कि जी आप अपने माइंड में कुछ सोच लें। क्या सोच लें? मसलन आप अपने माइंड में कोई पर्सनैलिटी सोच लें। उन्होंने अपने माइंड में एक पर्सनैलिटी सोच ली और उसके बाद उनको अलाउ किया कि आप मुझसे 20 क्वेश्चन करें। तो वो ऑडियंस जिसने चैलेंज किया होता था वो उससे यस नो में 20 क्वेश्चन करते थे और उस दौरान वो उसे फिर बता देते थे कि आपके माइंड में, आपके जहन में क्या चीज है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी बिल्कुल ऐसे काम करती है जैसे वो प्रोग्राम कसौटी काम करता था। फर्क सिर्फ ये है कि उनके माइंड में कुछ भी हो सकता था, यहाँ हमारा स्टैटिस्टिक्स में हमारा कंसर्न डेटा के साथ होगा। तो किसी डेटा के डिस्क्रिप्टिव मेजर्स में कौन कौन सी चीज आएंगी? मसलन उस डेटा का साइज कितना है, जिसे हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, यानी डेटा कितना बड़ा है, उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 20 हैं, 100 हैं, 3000 हैं, 2 मिलियन है, कितनी है। फिर दूसरा क्वेश्चन अराइज होगा कि उस डेटा की एवरेज क्या है, जिसे हम सैंपल हो तो एक्स बार से डिनोट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा कि उस डेटा का स्प्रेड किस तरह से है, यानी वैल्यूज अगर एक दूसरे से डिस्पर्स्ड पड़ी हैं तो वो डिस्पर्शन किस नौइयत की है, वो मॉडरेट है, वो वेरी हाई है, वो वेरी लो है। उसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में बाकायदा कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से लेना चाहेंगे। दूसरी ब्रांच को मैंने नाम दिया इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के फिर हम दो मेजर पोर्शन कर देते हैं, उस पर फर्दर जाके वहां पे हम डिटेल से बात करेंगे। मेजर तौर पे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का कंसर्न टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के साथ और एस्टिमेशन के साथ होता है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एक ऐसी टेक्निक है जो सैंपल से ली गई इंफॉर्मेशन के बारे में हमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस में से गुजारने के बाद ये डिसाइड करने में हेल्प करती है कि हमने जो यहाँ से इंफॉर्मेशन ली है वो रिलायबल है या वो रिलायबल नहीं है। मुझे कोई स्टूडेंट बता सके, अपना माइक अनम्यूट करता हूँ, कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही? हफ्ते बाद परसों तुमने हमजा बोल रहे हैं? हेलो, आपको आवाज़ क्लियर आ रही मेरी? जी, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में मैंने कहा इसकी दो हमारे पास ब्रांचेस होंगी। एक को हम नाम देंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और दूसरे को हम नाम देंगे एस्टिमेशन का। इन दोनों में हमारा कंसर्न एस्टिमेशन के साथ होगा, फोरकास्टिंग के साथ होगा, डिसीजन मेकिंग के साथ होगा। मैं अगर कुछ एग्जांपल्स लेके आपको इनका डिफरेंस मेजर बताना चाहूँ डिस्क्रिप्टिव का और इन्फरेंशियल का, तो मैं कुछ इस तरह से कह सकता हूँ कि मसलन मेरे पास एक डेटा है क्रिकेट के खिलाड़ियों का लास्ट 20 मैचेस का। मैं अगर उनकी वहां से एवरेज ले लेता हूं तो मुझे उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आइडिया हो जाएगा। ये सारा का सारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का काम होगा। लेकिन उन 20 इनिंग्स की बेस पे मैं किसी किस्म की अगर फोरकास्टिंग करना चाहूंगा कि मेरे ख्याल में ये टीम नेक्स्ट मैच में या नेक्स्ट सीरीज में किस तरह से परफॉर्म करेगी, तो इसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स ने डील करना है। या आपके मार्क्स का डेटा मेरे पास मौजूद है, मैं उस मार्क्स के डेटा की बेस पे डिस्क्रिप्टिव मेजर लेके फोरकास्टिंग करना चाहूँ कि अगले सेमेस्टर में एक पर्टिकुलर कोर्स में ये स्टूडेंट्स किस अंदाज के साथ परफॉर्म करेंगे। तो ये जो मेरे जहन में क्वेश्चन है कि अगले सेमेस्टर में किस अंदाज के साथ परफॉर्म करेंगे, इसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में डील करना है और मौजूदा डेटा को एनालाइज करने के बाद उसमें से जो मैंने डिफरेंट चीज़ें एक्सट्रैक्ट की हैं, जो डिफरेंट क्वेश्चंस मेरे जहन में आए, उनके जो मैंने आंसर्स लिए हैं, उनका सारी की सारी चीज़ों का ताल्लुक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के साथ होगा। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बेस बनती है
और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है फोरकास्टिंग करने में। हम बात करेंगे जी स्टैटिस्टिक्स का आज के दौर में स्कोप क्या क्या है। इस पे चंद मिनट लगेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा क्वेश्चंस के लिए। तो स्टैटिस्टिक्स इंडस्ट्री में यूज हो रही है, स्टैटिस्टिक्स कॉमर्स में यूज हो रही है, एग्रीकल्चर में यूज हो रही है, इकोनॉमिक्स में यूज हो रही है, प्लानिंग में यूज हो रही है, मेडिसिन में यूज हो रही है। और एक चीज मैंने लास्ट पे इसके लिखी है, मॉडर्न एप्लीकेशंस में स्टैटिस्टिक्स का बड़ी शिद्दत के साथ इस्तेमाल हो रहा है। इनमें से बाकियों पे तो हम थोड़ी थोड़ी बात कर चुके, जो लास्ट वाली है उस पे हम मजीद थोड़ी बात करेंगे कि मॉडर्न एप्लीकेशंस में स्टैटिस्टिक्स का यूज किस तरह से हो रहा है, मोबाइल ऐप्स के अंदर, फेसबुक के अंदर, गूगल एनालिसिस के अंदर एंड सच अदर्स। अच्छा, आपने फेसबुक पे एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जिस वक्त आप फेसबुक यूज कर रहे होते हैं, फर्ज पर लें वहां पे एक क्लिप आ गया एक पर्टिकुलर कैटेगरी का जिसमें कॉ फार्मिंग से मुतल्लिक कुछ टिप्स जो है ना वो दी हुई हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जी कॉ की फार्मिंग आप किस अंदाज से कर सकते हैं। आप नोट करें, अगर आप 1 या 2 दिन के लिए वो कॉ फार्मिंग से रिलेटेड 1-2 वहां से वीडियोस देखते हैं तो फिर फेसबुक पे आपको वो वीडियोस बार बार नजर आना शुरू हो जाते हैं। उसके बिहाइंड फेसबुक पे, उसके बिहाइंड डेटाबेस में एक कैलकुलेशन हो रही होती है आपकी इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, यानी आप किस चीज में दिलचस्पी ज्यादा ले रहे हैं। जिस पर्टिकुलर टॉपिक में आप ज्यादा दिलचस्पी लेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके पास ज्यादा आती जाएगी, और जिसमें आप कम दिलचस्पी लेंगे उसमें कम आती जाएगी। और एक पर्टिकुलर वीडियो को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज कर देते हैं, यानी उसको देखते ही नहीं है, तो फिर आप जिस सब्जेक्ट से आप घबराते हैं उसकी तरफ आप नहीं जाते। तो आप नोट करेंगे कुछ कुछ दिनों के बाद फेसबुक पे या मोबाइल ऐप्स के थ्रू आपको वो मिलना जो है वो ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगी, वो फिर आपको नहीं मिलेंगी। तो स्टैटिस्टिक्स का स्कोप अगर हम कहें आजकल तो हम कहेंगे कि हर फील्ड में है, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा। इंडस्ट्रियलिस्ट भी उसको इस्तेमाल करता है, स्टॉक एक्सचेंज वाले भी उसको इस्तेमाल करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में ये जो आप सुनते हैं जी इसकी प्राइस जो है वो कितनी ऊपर जाएगी, एक पर्टिकुलर शेयर की प्राइस या कितनी नीचे जाएगी, उसके बिहाइंड वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करते हैं। हमारे पास एक टेक्निक है रिग्रेशन एनालिसिस, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको वो उसमें एक्स एक्सिस पे टाइम फैक्टर को रखते हुए और वाई एक्सिस पे उसके शेयर की प्राइस को रखते हुए उसके लिए एक बाकायदा ग्राफ बनाते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे स्लोप कितनी है, और ये स्लोप ड्यूरिंग द ईयर किस टाइम पे जो है वो कम हो जाती है, किस टाइम पे बढ़ जाती है, किस स्टेज पे जाके किस टाइम पे जाके ये स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होती है यानी नेगेटिव होती है, और किस स्टेज पे जाके ये पॉजिटिव होती है। ये सारे का सारा जो है रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू किया जाता है। तो रिग्रेशन एनालिसिस उनको फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। इसी तरह हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसे हम टाइम सीरीज का नाम देते हैं। टाइम सीरीज ये स्टडी करता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह से चेंजेस आ रही हैं। आप जानते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम्स पे कुछ चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पे कम हो जाती हैं। मसलन मैं एग्रीकल्चर फील्ड से आपको एग्जांपल दूं तो क्रॉप सो करने का टाइम आता है तो प्राइसेस हाई होती हैं, और क्रॉप कल्टीवेट होती है जिस वक्त फार्मर के पास खेत में ढेरों के हिसाब से पड़ी हुई है, उस वक्त चूंकि मार्केट में क्रॉप ज्यादा है तो उस वक्त उसकी प्राइस जो है वो नीचे आ जाती है। आप किसी वेजिटेबल की बात करें तो वेजिटेबल जिस जिस वक्त एक पर्टिकुलर वेजिटेबल का फुल फ्लैज सीजन शुरू हो जाता है उस वक्त उसकी प्राइस बहुत नीचे आ जाती है, और जब आप वही वेजिटेबल ऑफ सीजन में लेना चाहते हैं तो आपको उसकी प्राइस हाई मिलती है। तो उसकी एस्टिमेशन की जा सकती है अगर आपके पास प्रीवियस डाटा मौजूद हो,
तो ये एस्टिमेशन की जा सकती है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस आज से 2 साल बाद जून के महीने में कितनी होगी। इसी तरह से सारी की सारी फील्ड्स में उसका जो है वो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स वह सब्जेक्ट है जो डाटा को डील करता है। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स उससे मिलते हैं। हमारे पास कोई 8-9 मिनट हैं। मैं आपको अनम्यूट करता हूं। आप किसी किस्म का कोई सवाल करना चाहें तो वो सवाल 1 बाय 1 आप कर सकते हैं जी। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइएगा फिर क्वेश्चन कीजिएगा जी। सर मैं मोहम्मद तला हूँ। मैं किसी और बच्चे की आईडी यूज़ कर रहा हूँ। मेरी आईडी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। अच्छा जी। सर ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ये हमें किस सूरत में मिल सकता है? मैं कोशिश करूंगा आपको इसका कोई वे आउट बता दूं। अभी आपने पूरा लेक्चर सुना है? सर मेरा इशू आ गया था नेटवर्क का, तो बीच में तकरीबन आधा घंटा मैं नहीं सुन सका लेक्चर। पहले 15 मिनट सुने और आखिरी 15 मिनट सुने। मैंने बेटा आपकी डिमांड नोट कर ली। हम इस पे कोई वे आउट निकालेंगे इंशाल्लाह। राइट। जी कोई और स्टूडेंट कुछ पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी हमजा बोल रहे हैं? जी सर, हमदा इरशाद। जी हमजा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैंने ये पूछना था कि सर ये जो आपने भी स्लाइड्स पे हमें सारा बताया है ना, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन और स्कोप्स वगैरह जो बताए, सर ये जी ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमारे जो और सब्जेक्ट्स हैं ना उनके हमने ग्रुप बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पे, तो हाँ जी। उस पर सर ये हमें स्लाइड्स हम इसका अलग से ग्रुप बना देते हैं, तो उस पर आप ये सारी स्लाइड्स हमें और सारा काम जो है इसका सब्जेक्ट का सारा फिर हमें शेयर करके करें। अच्छा हमजा, हम इसका कोई वे आउट निकालते हैं। मेरी कोशिश होगी कि ये मटेरियल आप तक पहुंचे। ठीक है सर, थैंक यू। जी बेटा कोई और सवाल? जो बातें हमने की हैं अभी सब्जेक्ट के हवाले से, उसकी बेस के हवाले से, डेफिनेशन के हवाले से, उस बारे में कोई सवाल? एनी मोर क्वेश्चन जी? कोई और सवाल नहीं है? चलिए हमारे पास फिर 5 मिनट मजीद हैं। मैं थोड़ी सी मजीद बात करता हूँ। मैंने शुरू में कहा था कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी स्टैटिस्टिक्स की बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है। तो जिनकी स्टैटिस्टिक्स की बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है, एक तो वो ये चीज़ जहन से निकाल दें कि चूंकि दूसरे स्टूडेंट्स ने पढ़ी हुई है, मैंने ये नहीं पढ़ी, तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। इंशाल्लाह आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम उसको बिल्कुल बेस से लेके चलें। आपने नोट किया होगा कि मैंने उसके ओरिजिन से उसको स्टार्ट किया है ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। हाँ अलबत्ता आप एक काम कर लें, वो ये कि ये जो बुक आपको मैंने आज बताई है वालपोल की, वो बुक मेरा ख्याल है इंटरनेट पे भी अवेलेबल होगी। आप उसके कुछ इनिशियल पेजेस, कोई 4 या 5 पेजेस हैं जो इस मटेरियल को जो मैंने आज लिया है ना इसको कवर करते हैं। आप उसकी वहाँ से रीडिंग कीजिए। अच्छा फिर हमारी एक यहाँ पे लोकल बुक है, ऑथर है उसके प्रोफेसर शेर मोहम्मद चौधरी। तो उस बुक के जो पहले 7 या 8 पेजेस हैं उस पे भी यही चीज़ें डिस्क्राइब हुई हुई हैं। इसी तरह इंटर लेवल की इवन आपके पास कोई बुक हो तो आप उसके शुरू के पेजेस उठा के देखेंगे तो यही चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी। यानी इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, उसका स्कोप क्या है,
उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं, और क्यों ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सब्जेक्ट जो है वो अपने लिए ज़्यादा जगह बनाता गया, सारे सब्जेक्ट्स में इसका यूज़ क्यों शुरू हो गया। तो आप वहाँ से कुछ पेजेस जो हैं वो उठा के रीड करेंगे तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी किसी हद तक। इसी तरह एक राइटर हैं डॉक्टर फजाल बेग, ये जो बुक मैंने आपको अभी बताई है शेर मोहम्मद चौधरी की, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1। और जो मैंने बताई है आपको उनकी डॉक्टर फजाल बेग की, उसका नाम भी कुछ ऐसे ही है, स्टैटिस्टिकल थ्योरी। तो उन बुक में भी जो पहले शुरू के चंद एक पेजेस हैं उनमें यही चीज़ डिफरेंट एंगल के साथ डिस्क्राइब की गई है। तो ये जो बुक है वालपोल साहब की, इसमें ज़रा स्टैटिस्टिक्स की टर्मिनोलॉजी इन्होंने ज़्यादा यूज़ की है। जो हमारी दूसरी लोकल बुक्स हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स की टर्मिनोलॉजी कम यूज़ हुई है, वहाँ पे आपको इसको अंडरस्टैंड करने में निस्बतन आसानी होगी जी। एनी मोर क्वेश्चन जी? सर अगर आप अपना नंबर दे दें मुझे, मैं ग्रुप बना के सर उसमें आपको ऐड कर दूं। मेरा नंबर नोट कीजिए बेटा, 0335। हाँ सर एक मिनट, सर बोले 0335 510 510 9384। 9384। ठीक है सर। बोलिए क्या लिखा है आपने? सर 0335 519384। 5109384। जी सर ये है। ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया।